हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी बरसात इस समय बिछ चुकी है। पार्टियों ने पत्ते खोलने शुरू कर दिए। दोनों राज्यों में जोड़ तोड़ का खेल भी जारी है। इस बार जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन है। यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी की। इसमें 32 नाम शामिल हैं, जबकि पहली सूची में 18 नाम का ऐलान हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गांदरबल से और तनवीर सादिक जादिबल सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अब तक 50 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। अभी एक सीट का ऐलान और होना बाकी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने 26 अगस्त को 9 कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी की। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला 26 अगस्त को ही फाइनल हो गया। 90 सीटों में से 51 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 32 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, जबकि 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। 2 सीटें सीपीआई-एम और पैंथर्स पार्टी को मिली हुई है। वहीं बीजेपी ने भी जम्मू कश्मीर के लिए 29 उम्मीदवारों के नाम की एक और सूची जारी की। इस लिस्ट में दूसरे चरण के लिए 10 उम्मीदवार के नाम हैं, जबकि तीसरे चरण के लिए 19 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। बीजेपी अब तक 45 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में अब चुनाव होंगे। दूसरी तरफ हरियाणा में जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेगी। आज दिल्ली में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इसका ऐलान किया। इस दौरान उनके साथ एएसपी पार्टी के फाउंडर और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद रहे। जेजेपी 70 सीट और आजाद समाज पार्टी कांशीराम 20 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। और इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हम दोनों साथ मिलकर हरियाणा की 36 बिरादरी को लेकर चलेंगे। जब चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टैच्यू लगाने का प्रयास किया। चौधरी देवीलाल ने हमेशा से ही हरियाणा में एससी वर्ग के लोगों को आगे ले जाने का काम किया है। हरियाणा में उन्होंने एससी चौपालें बनवाई। मैं एक चीज कहूंगा कि हम मिलकर के कैसे किसान को ताकत दे, इसकी हम लड़ाई लड़ने वाले हैं। सोमवार की रात दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन को लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा था कि किसान कमेरे की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, बिना आराम ताऊ देवीलाल की नीतियां और विचारधारा में मान्यवर कांशीराम। सबसे पहले थानेश्वर आपका रुख करते हुए, इस समय हरियाणा चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही है। हर एक पार्टी अपना मैंडेट सेट कर रही है और जो वोटर्स हैं उनको लुभाने की कोशिश हो रही है। इस बार हरियाणा में आप कैसा चुनाव होते हुए देख रहे हैं? देखिए, जैसे ही जो विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है, किसी भी पार्टी को उम्मीद नहीं थी कि 1 महीना पहले चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और इलेक्शन कमीशन इतनी जल्दी चुनाव की घोषणा कर देगा हरियाणा में। और चुनाव की घोषणा होते ही सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे इसमें कांग्रेस कहें, बीजेपी कहें, आईएनएलडी कहें या जेजेपी, सभी अपने अपने तरीके से वोटर्स को लुभाने के लिए लग गई है, क्योंकि 5 साल के लिए उनको चुना जाना है। तो ऐसे में जैसे कुछ दिन पहले इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी के बीच में गठबंधन हुआ, उसके बाद आज जेजेपी और आजाद शक्ति पार्टी के बीच में, जिसे चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ है, सबकी नजरें एससी बीसी वोटर्स पर लगी हुई है। सभी एससी बीसी वोटर्स को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि बीजेपी अपने तरीके से प्रचार कर रही है कि 10 साल के शासनकाल के अंदर हमने एससी-बीसी के लिए ये काम किया। और दूसरी तरफ एससी-बीसी को लुभाने के लिए एससी चेहरा नायब सैनी को बीजेपी ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री बनाया। और बीजेपी कह रही है कि बीजेपी शुरू से ही एससी को सम्मान देती आ रही है और हर तरीके से एससी-बीसी को आगे लाने का प्रयास कर रही है। इसलिए नायब सिंह सैनी, जो जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था को मुख्यमंत्री बनेगा, उसे हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया। दूसरी तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस अपने तरीके से प्रचार कर रही है। अब कांग्रेस की 4 दिवसीय जो इलेक्शन चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी, वो कल से शुरू हुई थी, लेकिन आज कल पहला दिन हो गया, दूसरा दिन बैठक होनी थी, लेकिन आज किसी कारणवश बैठक टाल दी गई है। दूसरी तरफ बीजेपी जन आशीर्वाद के नाम से जगह जगह 90 की 90 विधानसभाओं में रैलियां कर रही है और रैली के माध्यम से अपने 10 साल में जितने विकास कार्य करवाए गए उन सबका प्रचार कर रही है। खासतौर पर जिस विधानसभा क्षेत्र के अंदर उसकी रैली होती है, 10 साल में क्या क्या विकास कार्य करवाए गए, एक किस्म कहें कि उसको अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करती है जनता के सामने, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये सब अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। दूसरी तरफ पिछले दिनों जिस तरीके से मोहनलाल बडोली, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखकर मांग की थी कि हरियाणा में जो 1 अक्टूबर डेट है वो गलत है, क्योंकि 28, 29 को छुट्टी है, 30 तो इस तरीके शनि आया था और सोमवार को छुट्टी अगर कोई ले ले तो मंगलवार को पोलिंग है। उसके बाद 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती है और विष्णुइयों का एक मुकाम जगह है, उनका प्रोग्राम होता है, वहां पर विष्णुई कम्युनिटी अपने वहां जाती है साल में एक बार। तो ऐसे में वोटिंग प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन ने आज मीटिंग की है, काफी
काफी लंबा मंथन किया इलेक्शन कमीशन ने। अभी इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा कि हरियाणा की चुनाव बदलने की डेट को लेकर कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। सब पार्टियों की निगाहें इस पर भी लगी हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से पार्टियां अपने अपने तरीके से वोटर्स को लुभाने का प्रयास कर रही हैं, उस तरीके से अगर कहा जाए तो इस बार करो या मरो की नीति पर कांग्रेस और बीजेपी आई हुई है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में नेक टू नेक सीधी फाइट है। कांग्रेस का मनोबल इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि लोकसभा चुनाव में, लास्ट लोकसभा चुनाव अगर देखा जाए 19 का, तो उस समय कांग्रेस के पास 10 की 10 सीटें थी, लेकिन इस बार उन्हें 5 सीटें मिली हैं। 5 सीटों पर 5 सीटें बीजेपी को मिली और 5 सीटें कांग्रेस को मिली है। कांग्रेस का मनोबल बढ़ा हुआ है कि उसको कहीं ना कहीं इसके अंदर विजयश्री मिलेगी, और दूसरी तरफ बीजेपी लोकसभा चुनाव के समय जो गलतियां हुई उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहती, और इसलिए अब एक एक कदम फूक फूक कर रख रही है। बीजेपी ने भी पहले गुड़गांव के अंदर 2 दिवसीय गहन मंथन किया टिकटों पर, उसके बाद छोटी टोली की बैठक हुई, उसके साथ केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक हुई। अभी कुछ ही दिनों में बीजेपी की लिस्ट भी आ जाएगी। अभी देखना यह है कि सारा दारोमदार टिकटों पर है। अगर 10 टिकटें भी कांग्रेस या बीजेपी की उलट पुलट बढ़ गई तो उसी पार्टी के लिए नुकसान साबित हो जाएगा। इसलिए दोनों पार्टियां एक दूसरे की टिकट अनाउंस करने का वेट कर रही हैं। और जी बिल्कुल, यानी कि सारा जो खेल है वो टिकट का इस समय है। अच्छा, चुनावी मुद्दे क्या होंगे, इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगी। एक बार जरा तजम्मुल का रुख कर लेते हैं। तजम्मुल, हमारी बातचीत होती रही है जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर के, और हर दिन जो समीकरण है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। अभी अभी अपडेट आया है कि बीजेपी ने अपना एक कैंडिडेट जो वैष्णो देवी सीट है वहां पर चेंज किया है। क्या लग रहा है, बीजेपी की तैयारी किस दिशा में आगे बढ़ रही है? एनसी कैसे मजबूती के साथ बढ़ रही है? कांग्रेस के साथ जो सांठगांठ हुई है, क्या उसको लेकर के जो चुनावी मुद्दे हैं अभी भी वही बने हुए हैं? बिल्कुल, देखें 3 अहम अपडेट आपने दिए, लेकिन चौथा अपडेट है कि उमर अब्दुल्ला अब यूटी में ही इलेक्शन लड़ेगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी कुछ देर पहले जो अपने कैंडिडेट्स की जो लिस्ट निकाली है उसमें उमर अब्दुल्ला सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल से इलेक्शन लड़ेंगे, जहां वो 2 दिन पहले वहां के एक मकामी नौजवान की ज्वाइनिंग के मौके पर गए थे। बाद में कहा था कि यूनियन टेरिटरी में वो इलेक्शन लड़ेंगे ना लड़ेंगे वो बाद की बात है, लेकिन उमर अब्दुल्ला का क्लियर हो गया कि अब जम्मू कश्मीर में वो चीफ मिनिस्टर के रेस में है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरफ से जो है अलायंस चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी हो सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो अभी अभी माता वैष्णो देवी से जिस अंदाज से दुबे को चेंज किया गया, ये यकीनन जम्मू के कई इलाकों में ऐसा कुछ मामला चला जिसमें कैंडिडेट्स का नाम फाइनलाइज होने के बाद वापस लिया गया। दरअसल कोर कमेटी जब बैठी, स्क्रीनिंग कमेटियां भी बैठी, उसके बाद जब दिल्ली से नाम आ गए तो उसमें कई नामों पर शायद दिल्ली वालों की मोहर सबत नहीं हुई थी, और मकामी लोगों का जो है बड़ा रोष उसमें पाया गया था, जिसके बाद दुबे की टिकट कट गई और उसके बाद अजय की टिकट आ गई। लेकिन इस इलाके से निकलकर जब आप 4 बड़े चेहरे अभी देखते हैं, जिसमें रविंदर रैना है जो कि बीजेपी प्रधान है, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जिसमें कविंदर गुप्ता, डॉक्टर निर्मल सिंह, सत शर्मा है फॉर्मर मिनिस्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, प्रिया सेठी है स्पोक्स पर्सन, फॉर्मर मिनिस्टर। ये वो नाम है जो फिलहाल बीजेपी की उस सूची में नहीं है, उस लिस्ट में नहीं है, जिन्हें जम्मू से इलेक्शन लड़वाया गया था पीछे और वो कामयाब हुए थे। उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर और स्पीकर तक बने। हालांकि हो सकता है कि अगले मैराथन में शायद इनका नाम आ जाएगा और प्रेसिडेंट का भी नाम आ जाएगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तैयारियां बड़ी जोरों से चल रही है। बीती रात में जब लिस्ट आई और 51-32 के फार्मूले के साथ एनसी कांग्रेस ने अपने इस सियासी करिकुलम का आगाज किया, जो कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जरूर हैं। 370-35 पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड क्लियर नहीं है, क्या ये आपस में बैठे हैं उस मामले पे या नहीं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो लीडर जिन्हें ज्वाइंट टिकट मिला, वो कंस्टिट्यूएंसीज जहां पर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगा, यानी सहमति नहीं बनी, जिनमें डोडा है, भद्रवाह है, इसके अलावा उसके बाद बानीहाल है, सोपोर है, ये वो कंस्टिट्यूएंसीज है जहां पर सहमति नहीं बन सकी। ठीक है, तो चमुला बने रहिएगा। थानेश्वर हमारे साथ बने हुए हैं। थानेश्वर, जैसा कि मैंने आपसे पूछा, चुनावी मुद्दे जो हैं वो अलग अलग इस समय सभी पार्टीज के नजर आ रहे हैं। हरियाणा का चुनाव जो है इस समय जातीय समीकरण के साथ साथ किसानों पर सेंट्रिक हो गया है, और इसीलिए वार पलटवार का दौर चल रहा है। वहाँ बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दुष्यंत चौटाला के बारे में हमने अभी सुना, उनकी तरफ से सांठगांठ की तैयारी है। इस समय वहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, समीकरण क्या बन रहे हैं, और समीकरण बनने के साथ साथ चुनावी मुद्दे क्या बन गए हैं?
देखिए, जहां तक चुनावी मुद्दों की बात है कि जातीय राजनीति तो हरियाणा में सबसे ज्यादा हावी रहती है। आप जब भी पिछले जितने भी इलेक्शन उठाकर देख लेंगे, जात पात की राजनीति हरियाणा में प्रॉपर हावी रहती है। और इसके साथ साथ ही चूंकि बीजेपी गैर जाट की राजनीति करती है और कांग्रेस जाट की राजनीति करती है, अब दोनों में सिर्फ जाट और गैर जाट की राजनीति को लेकर फाइट हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चेंज करके उसकी जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो साफ साफ ये जाहिर हो गया कि जाट को बीजेपी महत्व देने वाली नहीं है। दूसरी तरफ जिस तरीके से कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे आए हुए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर लोकसभा चुनाव के अंदर सारी टिकटें दी गई थी। और भी जिस तरीके से अब बिसात बिछ रही है, अब शैलजा को दरकिनारा कर दिया गया, रणदीप सुरजेवाला को दरकिनारा, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा चूंकि जाट नेता है, स्वयंभू जाट नेता कहा जाता है उनको, हालांकि किसी जाट समुदाय के द्वारा उन्हें नेता घोषित नहीं किया गया, लेकिन जिस तरीके से वो जाटों की कम्युनिटी का नेतृत्व कर रहे हैं, जाटों को लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे जाट हैं, जाट कम्युनिटी से आते हैं, तो जो लीडर है हमारे पास है, सत्ता रोहतक के पास आ गई है। तो ये मेन लड़ाई ये रहती है। दूसरी तरफ बेरोजगारी का मुद्दा है, तीसरी तरफ एजुकेशन की जितनी महंगी होती जा रही है ये मुद्दा उठेगा, तीसरी तरफ जिस तरीके बीजेपी ने एक के बाद एक हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा तो कर दी, लेकिन कई जिलों में अभी तक मेडिकल कॉलेज का कंक्रीट भी बनना शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ घोषणाएं बाकी हुई। बीजेपी की जितनी घोषणाएं की गई हैं उनके मैनिफेस्टो उठाकर भी जो विपक्षी दल है वो लेकर बैठा हुआ है कि ये घोषणाएं की गई हैं, लेकिन इन पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है। तीसरा, जिस तरीके बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है हरियाणा में, बेरोजगारी का मुद्दा भी है। इस तरीके से कई मुद्दे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि ओपीएस का मुद्दा, जिस तरीके कांग्रेस ने कहा कि हम ओपीएस लागू करेंगे, दूसरी तरफ बीजेपी ने अभी तक ओपीएस को लेकर किसी तरह का कोई इंडिकेशन नहीं दिया है। और हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कि सीनियर सिटीजन की जो पेंशन होती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्लियर शब्दों में कहा है कि अगर मैं सीएम बन जाता हूं तो सीनियर सिटीजन पेंशन 6,000 रुपए कर दूंगा, जो मौजूदा समय में 3,000 रुपए पर मंथ चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने अभी तक सीनियर सिटीजन को लेकर कुछ भी अनाउंस नहीं किया है। ये कुछ मुद्दे हैं जिन पर अभी बातचीत चल रही है, बाकी मैनिफेस्टो आने के बाद और कई मुद्दे निकल कर आएंगे कि जिस पर ये बातें सारी चलेंगी। और बार पलटवार भी होगा थानेश्वरी से बीच किरण चौधरी निर्वाचित हुई है निर्विरोध, ये जरा तस्वीरें किरण चौधरी, हाँ जी, देखिए किरण चौधरी निर्विरोध चुन ली गई हैं, अभी कुछ ही देर में यहां आने वाली हैं। किरण चौधरी अपना मीडिया को संबोधित करेंगी। किरण चौधरी चूंकि 2004 से राज्यसभा में जाने का प्रयास कर रही थी, उस समय ओम प्रकाश चौटाला की वजह से वो राज्यसभा नहीं जा पाई थी, लेकिन अब उनका सपना कम पूरा हो गया। अभी किरण चौधरी ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, विधानसभा का वो एरिया जहां ऊपर की तरफ जाकर किरण चौधरी सर्टिफिकेट ले रही है। अभी कुछ ही देर में इसी गैलरी से होते हुए किरण चौधरी नीचे आएंगी और आकर मीडिया को संबोधित करेंगी। यही वो गैलरी आप देख सकते हैं कि सामने विधानसभा का, विधानसभा में ऊपर किरण चौधरी को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके साथ होंगे, बीजेपी के और कई वरिष्ठ नेता भी उनके साथ होंगे। कुछ ही सेकंड में किरण चौधरी आ जाएगी, उसके बाद मीडिया को संबोधित करेगी और जहां तक है उनका केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करेगी कि मेरा 20 साल का सपना पूरा किया। आप समझ सकते हैं कि 20 साल से एक इंसान किसी चीज के लिए तड़प रहा होता है और उसका अचानक से सपना पूरा होता है तो कितनी बड़ी खुशी होती है। किरण चौधरी के पीछे जब हमने बात की थी भारत 24 ने, तो उसके चेहरे पर वो खुशी साफ नजर आ रही थी। किरण चौधरी ने कहा भी था कि 2004 से मैं राज्यसभा में जाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन अब 2024 में जाकर मेरा राज्यसभा का सपना पूरा हुआ। मैं तहे दिल से मिलाकर के एक लंबा इंतजार था थानेश्वर जो किरण चौधरी का पूरा हुआ है और कहीं ना कहीं बीजेपी इस समय बड़े मजबूती के साथ हरियाणा में नजर आ रही है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, तजम्मुल में और थानेश्वर जी इस समय चर्चा यही कर रहे थे, हरियाणा हो और जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, अलग अलग मुद्दे हैं, पॉलिटिकल एंगल्स बहुत अलग अलग हैं और अभी अभी किरण चौधरी की भी तस्वीर मिल रही है और किरण चौधरी जो है राज्यसभा के लिए हरियाणा से निर्विरोध चुन ली गई है। अब ऐसे में अदिति, बीजेपी किस तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है कम से कम हरियाणा को लेकर, या फिर वहां एक फाइट आपको नजर आ रही है? जम्मू कश्मीर को लेकर के बीजेपी अलग तैयारी में है, अलग इस समय मोड पे है। हरियाणा को लेकर के आपका आकलन क्या कहता है? हरियाणा में आप देखिए, सोमवार की रात को जेजेपी जो पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और पिछली बार भी 2019 की तरह खुद को किंग मेकर की भूमिका में इस बार भी रखना चाहती है। किंग मेकर की भूमिका में थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ उसने सरकार बनाई थी। तो शिखा, इस बार क्या हो रहा है? इस बार उन्होंने जिनके साथ अलायंस किया है, एजेएस के साथ, एएसजे के साथ अलायंस किया है, जिनको अब उसको देखिए पूरी रणनीति क्या है, उस पे आएंगे भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये तो समझ आ रहा है कि 10 साल का कार्यकाल और उसके बाद जो ये तमाम तब्दीलियां हुई हैं हरियाणा में, कहीं ना कहीं जाट और किसान के चलते भारतीय जनता पार्टी के राहें आसान नहीं हैं। उसके अलावा पंजाबी और ख़ास तौर पर अगर कहें सरदार, वो भी नाराज़ चल रहे हैं। खुद पार्टी के इंटरनल खींचतान बहुत ज़्यादा है। खुद जो नंबर 2 विज साहब कहे जाते हैं वो नाराज़ चल रहे हैं। ऐसे में पार्टी ने अपने सबसे विश्वसनीय धर्मेंद्र प्रधान को मैदान में उतारा है।
अब सवाल ये उठता है कि हरियाणा की लड़ाई को कैसे जीतें। हरियाणा दिल्ली का बॉर्डर है, महत्वपूर्ण राज्य है, हिंदी पट्टी का राज्य है, और ऐसे में किस तरीके से लोकसभा चुनाव में तमाम तरीके की चीज़ें हुई, लेकिन विधानसभा जीतना ज़रूरी है। अब देखिए, जो जेजेपी जो जाट इम्पैक्ट रखती है, जिसके कुछ समय पहले ही जिसने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा है, तो उन्होंने अभी गठबंधन जो किया है भीम आर्मी के साथ, वो इस तरह से है कि वो चाहते हैं कि पूरी जो हरियाणा में 21% दलित वोट बैंक है, और वो 21% दलित वोट बैंक सीधा 35 सीटों को, यानी कि हरियाणा की जो 35 सीटें हैं वो दलित वोटर्स का इम्पैक्ट बहुत महत्वपूर्ण उस पर है। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो 35 सीटें और जो 17 रिजर्व्ड सीटें हैं SC ST की, यानी 35 + 17 सीटों पर उन जेजेपी और भीम आर्मी का इम्पैक्ट है। लेकिन अब आप ये समझिए कि ये वोट बैंक था किसका? ये वोट बैंक फिलहाल कांग्रेस का था। तो अब जब जेजेपी, भले ही अभी उसको बी टीम नहीं कहा जा सकता भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन अगर जेजेपी कांग्रेस की इन सीटों पर सेंधमारी करेगी, 10-10 हज़ार वोट पर भी हर सीट पर सेंधमारी करती है, तो जाहिर तौर पे ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट देगा। अब आपने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है, और भारतीय जनता पार्टी 90 सीटों की विधानसभा में जीत का आंकड़ा तो जाहिर तौर पे 46 है, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपने आप को 21 से 22 सीटों पर आश्वस्त मान रही है, और वो चाहती है कि वो 35 सीटों तक आ जाए। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी 35 सीटों पर आ जाएगी, वो किंग मेकर की भूमिका में बन जाएगी, यानी बिना भारतीय जनता पार्टी के सरकार नहीं बन पाएगी। और ऐसी स्थिति में जो छोटे दल हैं, दूसरे दल हैं, उनके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार बना सकती है। तो फिलहाल जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इसके साथ साथ और तमाम तरीके की जो योजनाएं हैं, तमाम तरीके की, जैसे किरण चौधरी को लेकर आना है, तमाम जो गणित है वो हो रही है। तो अभी 22 सीटों पर जो इंटरनल अभी बैठक हुई है, आज सुबह से भी बैठक जो चल रही है, उसमें 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पूरी तरीके से आश्वस्त मान रही है, क्योंकि वो वाला इलाका है, गुड़गांव और ये तमाम तरीके के वो इलाके हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का इलाका माना जाता है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और 15 सीटों पर इजाफा करके 35 सीटों पर आकर अपने आप को किंग मेकर की भूमिका में लाना चाहती है, जिसके बिना सरकार नहीं बन सकती। लेकिन इसके अलावा जैसे ही जेजेपी ने सोमवार की रात को ये ट्वीट करा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, तो कहीं ना कहीं अब ये जो 35 और प्लस 17 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं, यानी 21% दलित वोट बैंक में जेजेपी जो अटैक करने की कोशिश है, और जेजेपी चाहती है कि जाट जो पूरा का पूरा अभी कांग्रेस के साथ जाता नजर आ रहा है, उसमें सेंधमारी हो सके, तो जाहिर तौर पे कांग्रेस की सीटें, और वहीं अगर हम कांग्रेस का जिक्र करें तो कांग्रेस 70 सीटों पर खुद को आश्वस्त मान रही है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों की रणनीति केवल साफ है, कैसे एक दूसरे के वोट बैंक पे सेंधमारी की जाए। तो शिक्षा एक दूसरे के वोट बैंक पे सेंधमारी और अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखना, यही पूरी रणनीति है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दोनों ही पार्टियों के साथ चुनौती है इंटरनल क्राइसिस का, इन फाइटिंग का, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी इन फाइटिंग से जूझ रही है, और वहीं कांग्रेस भी इन फाइटिंग से जूझ रही है। और इसीलिए शायद अभी किसी एक बड़े विश्वसनीय नेता को, भारतीय जनता कांग्रेस के गांधी परिवार के करीबी नेता को ऑब्जर्वर के तौर पर या किसी बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर हरियाणा में स्थापित किया जाएगा, जिससे बड़े हुड्डा, छोटे हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की बात कर लें, उनके पिताजी का जिक्र कर लें, शैलजा कुमारी का जिक्र कर लें, सुरजेवाला का जिक्र कर ले, वो सब एक धागे में मोती की तरह पिरोए जा सके, वरना आपसी खींचतान कांग्रेस को नुकसान देगी, और ये हमेशा होता भी रहा है भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे इन रणनीति पर काम हो रहा है, वोट बैंक पर काम हो रहा है कि कैसे जो ये बाकी का वोट बिल्कुल अदिति, बिल्कुल, और ये हमेशा से खींचतान देखी भी जाती है। तजम्मुल, जरा आप ये बताइए, अदिति ने अभी जिसका जिक्र किया, इंटरनल पॉलिटिक्स जो हो जाती है, नाम में बदलाव हमने अदिति ये दूसरी बार देखा है। पहले बीजेपी की सूची में बदलाव हुआ, 44 से 15 नाम तक पहुंच गए, उसके बाद अभी एक बदलाव हुआ है। तो तजम्मुल, कुल मिलाकर के इसकी वजह क्या है, क्या हो रहा है इंटरनली वहां पे? क्या बीजेपी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है नाम बदलने का या फिर कैंडिडेट बदलने का?
देखिए, बीजेपी को जम्मू कश्मीर में केवल एक बार मौका मिला है हुकूमत करने का, क्योंकि पीडीपी के साथ जब ये 3 साल मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के साथ, उसके साथ महबूब मुफ्ती का 1-1.5 साल निकल गया तो हुकूमत गिर गई। यानी पहली बार इन्हें गवर्नमेंट का डेब्यू करने का मौका मिला था जम्मू कश्मीर में। और उस वक्त जब जम्मू कश्मीर में मोदी वेव के चलते जब कविंदर गुप्ता, निर्मल सिंह, सत शर्मा, प्रिया सेठी ये सारे जीत के आए थे, लेकिन इन्हें फिलहाल आज आराम दिया गया या दूसरे लिस्ट में इन्हें डाला जाएगा। डिलिमिटेशन हुआ और कुछ नाम ऐसे भी आए जिन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से ऑफिशियली बीजेपी के जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मीडिया इंचार्ज साजिद शाह, उन्हें डिलीट कर दिया और उसके बाद दोबारा अपडेट आया। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, कई मौकों पर ऐसा हुआ, टाइपो एरर हुआ होगा या कुछ इस तरह की चीज़ें हुई होगी कि जो आपने जल्दी में नाम जो है बदलने थे या नहीं बदले थे। लेकिन कुल मिलाकर जब एक कैंडिडेट का नाम आता है उसके बाद लिस्ट गायब हो जाती है, फिर बदल दिया जाता है, एतबारियत ख़त्म हो जाती है, क्रेडिबिलिटी और साख पे थोड़े से सवालात खड़े हो जाते हैं। लेकिन चूँकि इस वक्त हमारे पास टाइम है और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख आज दक्षिणी कश्मीर की मुकम्मल हुई और उसके बाद चुनावी कैंपेन जो है वो बड़े ज़ोरों शोरों से चलेगा। लेकिन शिखा, मैं आपको बड़ा अहम अपडेट दे दूं, जहां हम इन बीजेपी के लिस्ट के मुतालिक बात करते हैं। देर गेर तक जो है स्क्रीनिंग कमेटी जो है तीनों फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में शायद दोबारा एक रिव्यू करेंगे और शायद उनका नाम दूसरे लिस्ट में आ सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अलगावाद एक बहुत बड़ा मौजू है। लेकिन सरजान बरकती जो कि जम्मू कश्मीर में लोगों को इंस्टिगेट करने, उकसाने और जल से जुलूसों को लीड करने का उन पे आरोप था, उनकी बच्ची ने उनके बदले में दक्षिणी कश्मीर के जैनपोरा शोपियान में जो है अभी अभी कागजात नामजदगी दाखिल किए। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर जो बिल्कुल जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक सेटअप से दूर रहना चाहती थी और इस डेमोक्रेटिक सेटअप को नहीं मानती थी, उनके नुमाइंदे तकरीबन 7 के करीब नुमाइंदे जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर से चुनावी अखाड़े में वोट मांगते नजर आएंगे, जिस पर उमर अब्दुल्ला, जहां जेडीयू ने कहा कि हम भी उनको टिकटें देंगे, उमर अब्दुल्ला ने साथ ही कहा कि कुल मिलाकर के समीकरण बदले हैं। 10 साल बाद चुनाव है तो चुनावी माहौल में ये बदलाव जो है वो साफ तौर पर नजर आ